इंडिया में 23.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, पर क्लास 1 to 8 में ही 54 लाख स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं। इंडिया के स्कूल्स में 10 लाख टीचर वैकेंसीज हैं। कुछ स्कूल्स में एक ही टीचर पूरे 5 क्लासेस को पढ़ाता है। ऐसे में किसकी गलती है? आज 22-23 करोड़ बच्चा हमारा 50% उसमें से वो अटेंड ही नहीं करता स्कूल। जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए नहीं है। सिटी स्कूल में लैब्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, पर 7 लाख ग्रामीण स्कूलें अभी भी बेसिक फैसिलिटी से फाइट कर रहे हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो रटने के आधार पे चलती है, जिसको रोट लर्निंग बोलते हैं, कि हमने रट लिया, इम्तिहान पास कर लिया और फिर हम भूल गए वो। तो आप मुझे बताइए कि क्या वो स्कूल आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पाए? इंडिया का कोचिंग मार्केट $6.5 बिलियन का है, पर ये सिस्टम सिर्फ टॉप 1-2% के लिए काम करता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स रोट लर्निंग, प्रेशर और ब्रोकन कॉन्फिडेंस के हवाले। इंडिया में 80% स्टूडेंट एग्जाम स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं और काउंसलिंग रूम सिर्फ नाम के हैं। क्लासरूम में मार्क्स मिलते हैं, इमोशन नहीं। एजुकेशन सिस्टम पढ़ता कम, प्रेशर ज़्यादा देता है। हर दिन 40 इंडियन स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। कोटा, IIT, नीट, प्रेशर इतना कि बच्चे सिलेबस से नहीं लाइफ से लड़ने लगते हैं। ये एग्जाम का चैलेंज नहीं, सर्वाइवल का बैटल बन गया है। एजुकेशन इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं, एक स्टेट फ्यूचर बनाता है। प्राइवेट स्कूल में पास रेट 85% से ज़्यादा है, पर गवर्नमेंट स्कूल में 65% के आसपास। एजुकेशन फ्री है, पर क्वालिटी? कहीं बिहार के गांव में एक स्कूल की दीवार गिर चुकी है और साथ ही गिर चुका है 27 लाख बच्चों का सपना। एजुकेशन सबको मिलती है, पर इक्वली कभी नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जितेश पांडे और आप देख रहे हो बजर बट्टू दुनिया। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ बातें होती हैं कुछ लोगों से और वो बातें हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती। ऐसा ही कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, एक रेंटेड फ्लैट में, और वहाँ पे हाउस हेल्प के लिए एक दीदी जो है वो काम करने आती हैं, घर पे खाना बनाती हैं, बाकी घर का साफ सफाई एंड ऑल ये सब करती हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि दीदी आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो उन्होंने कहा कि 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, बेटा 10 साल का है। मैंने कहा बेटा पढ़ाई करता है? उन्होंने कहा हाँ पढ़ने जाता है। मैंने कहाँ पढ़ता है? उन्होंने कहा एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा दीदी कभी सोचती हो कि बेटे को बड़े होकर डॉक्टर बनाओगी, इंजीनियर बनाओगी, साइंटिस्ट बनाओगी, क्या बनाओगी, कभी सोचा है कुछ? तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया डॉक्टर सोचा है कि काश कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बना पाऊँ। तो मैंने कहा दीदी कैसे बनाओगे डॉक्टर? तो उन्होंने कहा कि भैया अब इतने पैसे तो है नहीं कि मैं डॉक्टर की उसको पढ़ाई करा सकूँ। यही पर्टिकुलर कन्वर्सेशन मुझे एक ऐसे टॉपिक के अराउंड सोचने पे मजबूर कर गई, जिसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री। मेरी इस कन्वर्सेशन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। द फर्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी एंड द सेकंड इज क्वालिटी एजुकेशन। दिल्ली में जब भी कोई माता पिता स्कूल की फीस बढ़ोतरी या किसी मनमानी से परेशान होता है तो सबसे पहले जिस नाम का सहारा लेता है वो है अपराजिता गौतम। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने न सिर्फ शिकायतें सुनी हैं बल्कि हर शिकायत के पीछे छिपे दर्द और संघर्ष को महसूस किया है। हजारों परिवारों की समस्याओं को इन्होंने सरकार, अदालतों और समाज तक पहुंचाया है। आज हमारे साथ वो सिर्फ एक एक्टिविस्ट के रूप में नहीं बल्कि उन लाखों अभिभावकों की आवाज बनकर मौजूद हैं जिनकी शिकायतें अक्सर सिस्टम में खो जाती हैं। जब भी फी हाइक होती है पेरेंट्स उस हिसाब किताब में लग जाता है कि मैं स्कूल को पहले 7,000 देता था, आज मुझे 10,000 का डिमांड आ गया है। क्या मेरे बच्चे को क्वालिटी मिल रही है? जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, क्या वो क्वालिटी मिल रही है? यहाँ पेरेंट्स का ध्यान तब जाता है जब उनकी पॉकेट पे इफेक्ट पड़ता है, अदरवाइज उनका ध्यान वहां पर नहीं जाता। अब जब क्वालिटी की बात आती है तब हमारा भी उनसे प्रश्न आता है, आप स्कूल में भेज रहे हो बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चा 7 o'clock, 6:30, 7 o'clock, 8 बजे से बच्चे का स्कूल शुरू हो जाता है। 8 से 2 आपका बच्चा स्कूल से पढ़कर आ रहा है, फिर भी आपको ट्यूशंस भेजना पड़े, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो स्कूल आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पा रही है? नहीं दे पा रही है। स्कूल की शिक्षा कमजोर होगी तो फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमजोर होगी, उसके बाद फिर जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कमजोर होगी तो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमजोर हो जाएगा और बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हम पिछड़ते चले जाएंगे। जब हम भारत की शिक्षा और अर्थव्यवस्था के रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं तो एक आवाज हमेशा स्पष्ट दिशा देती है। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और देश के जाने माने अर्थशास्त्री की भाषा में नहीं समझाते,
बल्कि आम लोगों की जिंदगी और संघर्ष की भाषा में रखते हैं। शिक्षा की आर्थिक लागत क्या होती है, देश का बजट बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित करता है, असमानता, बेरोजगारी और विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है, इन सवालों पर प्रोफेसर अरुण कुमार की समझ इतनी गहरी है कि नीति निर्माताओं से लेकर छात्र तक हर कोई उनसे सीखना चाहता है। पिछले 70 साल में कि अब हम अमेरिका से पीछे हैं, हम रूस से पीछे हैं, हम चीन से भी पीछे हो गए। चीन और भारत करीब करीब बराबर ही थे करीब करीब 1990 तक, लेकिन आज वो हमसे 5 गुने ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए और दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गए। वो हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी सप्लाई करते हैं, लो टेक्नोलॉजी भी आइटम सप्लाई करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी परेशानी बहुत बढ़ गई है हमारे देश की। अगर हम अपने समाज के लिए अपनी नॉलेज नहीं जनरेट करेंगे तो एक क्राइसिस है। अगर हम R&D में पिछड़ जाएंगे दुनिया में तो वो एक क्राइसिस है ना। तो ये जो बड़े क्राइसिस है वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि हमारी स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, हायर एजुकेशन और R&D ये सब कमजोर है। और कमजोरी के पीछे वजह यही है कि हम रट्टे से करते हैं। दूसरी कमजोरी ये है कि इसमें काले धन का जनरेशन बहुत हो रहा है। शिक्षा एक व्यापार बन गया है। शिक्षा से हम सिटीजन बना रहे हैं वो कम है, पर लेकिन जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो एक तरह से प्रॉफिट कमा रही हैं। उनको ये प्रॉफिट कमाना ज्यादा जरूरी लगता है, तो उसमें फेक डिग्री भी आ रही है। जैसे व्यापम हुआ, मतलब कि वो डिग्री दे देते हैं, एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और बहुत काला धन इसमें बन रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि जो टीचर है वो शिक्षा देने में कम विश्वास रखता है, वो देखता है कैसे पैसे बने। तो अगर ये होगा तो वो क्लास में ठीक से पढ़ाएगा नहीं। अगर क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, तो बच्चे का उत्साह कम हो जाएगा पढ़ाई लिखाई में, तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। क्योंकि उसका अगर उत्साह नहीं होगा पढ़ने लिखने में तो आगे भी यही होगा। और उसको लगेगा ये तो बेकार की चीज़ है, इसमें तो समझ आ नहीं रहा, वो और चीज़ों में लग जाएगा। तो उसकी जो पॉजिटिव क्रिएटिविटी होनी चाहिए वो भी जो कम हो जाएगी उससे। और इससे होता क्या है कि बच्चे ने स्कूल में 1 घंटा लगाया, फिर घर आया तो फिर कमज़ोर है तो माँ बाप ट्यूशन कराएंगे। ट्यूशन वाला भी जो आएगा वो भी शिक्षा में कमज़ोर है, तो वो भी रट्टा मार के सिखा देगा कि कैसे इम्तिहान में पास होना है। लेकिन बच्चे को समझ नहीं आई, उसके 2 घंटे नष्ट हो गए, लेकिन समझ नहीं आई, इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। और अगर इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ तो वो आगे होगा नहीं। प्रोफेसर अरुण कुमार ने आगे हमें ये भी बताया कि सन 1950 मतलब कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद सन 1950-51 में एक एजुकेशनल सर्वे किया गया। उस सर्वे के दौरान हमने पाया कि 16% लोग देश में साक्षर हैं और उनकी साक्षरता इस तरीके से तय करी गई कि उनमें से कितने लोगों को अपने हस्ताक्षर करने आते हैं। आज के मौके पर जब रिपोर्ट्स आती हैं हमारी सरकारों की एजुकेशन विभाग की, तब भी साक्षरता के यही दायरे फिक्स किए गए हैं। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आज हस्ताक्षर करने को साक्षरता का सबूत नहीं माना जा सकता। अब बात यह है कि सरकारों को ये सारी बातें पता है, सुप्रीम कोर्ट को ये सारी प्रॉब्लम पता है और इसीलिए इन सारी समस्याओं के सॉल्यूशन के तौर पर देश में लागू किया गया RTE को, यानी कि राइट टू एजुकेशन को। अब राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन देश में हर एक गरीब बच्चे को, हर एक वंचित बच्चे को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने पर काम करता है। राइट टू एजुकेशन बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को भी इंश्योर करने के लिए काम करता है। राइट टू एजुकेशन में कई सारे दावे किए गए, जिनमें से एक दावा था कि सारे बच्चों को, देश के हर बच्चे को समान शिक्षा का अवसर मिले। 2010 में राइट टू एजुकेशन आता है और 2015 तक ये पैमाना भी रखा गया, ये पाया गया 2010 में कि हमारे सिस्टम में क्वालिफाइड एडुकेटर्स नहीं है। तो ये भी टारगेट रखा गया कि अगले 5 साल के अंदर सारे टीचर्स को क्वालिफाइड किया जाए। जब हम भारत में शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो एक नाम सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है, एडवोकेट अशोक अग्रवाल का नाम। 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं ये व्यक्ति अकेले अपनी लड़ाई में हजारों बच्चों और माता पिता की उम्मीद बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और देश भर में पेरेंट्स के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल। आज भी जिस हिम्मत से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस, EW एडमिशन और भेदभाव जैसे मुद्दों पर लड़ते हैं, वो इन्हें भारत में एजुकेशन जस्टिस का सबसे भरोसेमंद चेहरा बनाता है। अशोक अग्रवाल बतौर एडवोकेट ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जब राइट टू एजुकेशन आया और राइट टू एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें कि एक विशेष बदलाव था 25% सीटों का रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल में भी गरीब बच्चों के लिए। अशोक अग्रवाल ने डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के एजुकेशन के मुद्दे को भी उठाया
और सुप्रीम कोर्ट से उनको उनके फेवर में जजमेंट भी मिला। आज जब हम कई स्कूलों में डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स को पाते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि ये देन एडवोकेट अशोक अग्रवाल की फाइट की ही है। देखिए, राइट टू एजुकेशन जो होता है ना, बच्चे का बर्थ राइट होता है। हर एक बच्चा जो भी पैदा होता है ना, वो पैदा ही राइट एजुकेशन के राइट से होता है। एक्चुअली में इसके लिए ना कोई लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बर्थ राइट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसको एक तरीके से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इसको लॉ में लाया गया। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो, उसके अंदर आर्टिकल 45 में था कि 10 साल के अंदर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको सबको स्कूल के सिस्टम में लाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन देंगे। तो लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत बड़ी संख्या जो है बच्चों की हमारे, और खासकर गर्ल्स की और डिसेबल्ड बच्चों की, वो हमेशा बाहर रही। जब 10 साल हो गए और वो नहीं हुए, तो फिर गवर्नमेंट्स ने एक प्राइमरी एजुकेशन मतलब एक्ट बनाए कि हम कंपलसरी जो है ना लोगों को, बच्चों को लाएंगे। उससे भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद फिर 1993 में एक मैटर आया उनी कृष्णन के नाम से सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 45 है उसको 42 साल हो गए हैं अब, और आप जो है ना बच्चों को स्कूल में ला नहीं पा रहे हैं। तो हम इसको जो है ना, इस राइट को फंडामेंटल राइट के लेवल पे लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसका ये पार्ट है, और इसको एलिवेट कर दिया एक तरीके से राइट, फंडामेंटल राइट के अंदर, कि राइट टू फंडामेंटल है। ये बहुत बड़ा चेंज था। और उसके आधार पर ही, जबकि और किसी किस्म का कोई कानून नहीं था यहाँ पे, हमने वही उनी कृष्णन के जजमेंट को लेके RTE एक्ट तो 2010 में आया, उससे पहले सैकड़ों केसेस जो है ना हमने हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में डाले, उसके आधार पर कि ये बच्चों के राइट्स हैं, उसको आप जो है ना लागू करो। और उसमें बहुत सारा पॉजिटिव जजमेंट्स भी हुआ। और उसके बाद फिर 2002 में पार्लियामेंट ने आर्टिकल 21A डाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो ये कहता था 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार रहेगा। और फिर उसके बाद 2009 में जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट लाए, और दोनों ही आर्टिकल 21A को भी, जबकि वो 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था, लेकिन उसको जो लागू किया वो 1 अप्रैल 2010 से किया, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी लागू किया। दोनों को एक साथ लागू किया। RTE अधिनियम लागू होते समय देश में 5 बड़े वादे किए गए थे। इन वादों का मकसद था प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना, स्कूल में अच्छे शिक्षक होना व उन्हें प्रशिक्षित किया जाना, हर कक्षा में उचित विद्यार्थी शिक्षक अनुपात रखना, किसी बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल ना करना, यानी कि नो डिटेंशन नीति, और सभी स्कूलों में बुनियादी भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करना। 15 साल बाद कागजों पर काफी कुछ हासिल दिखता है, लेकिन जमीनी सच्चाई इन वादों से कोसों दूर है। जो लोग स्कूल चला रहे हैं हमारे देश में, सरकारी लोग, नेता और ब्यूरोक्रेट, उनके अपने बच्चे वहाँ जाते नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि ये डेलिब्रेट है, मतलब ये ब्यूरोक्रेट्स और जो नेता लोग हैं इस देश के, जिनको मैं काला अंग्रेज भी बोलता हूँ, ब्लैक रूलर्स भी बोलता हूँ, ये उनकी डेलिब्रेट डिजाइन है कि हमें इन बच्चों को जो है ना अच्छी एजुकेशन नहीं देनी है। क्योंकि अगर वो पढ़ लेंगे तो एक तो उनको चैलेंज करेंगे पॉलिटिकली, और दूसरा ये कि जो उनके बच्चों के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह में, वो कम हो जाएगी। अब आपको मैं दिल्ली का विकासपुरी का बात बताता हूँ। 2000 के अंदर यहाँ बहुत सारी झुग्गियाँ टूटी थी, टूट के जो है रीसेटलमेंट कॉलोनी में चली गई। तो ऐसे विकासपुरी के अंदर भी रीसेटलमेंट कॉलोनी में गई, और हम लोगों ने वहाँ पर जो है कहा कि इनके लिए सरकारी स्कूल का प्रोविज़न किया जाए। तो वहाँ पे जो MLA थे वो अपना एक स्कूल चलाते थे प्राइवेट, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी कि यहाँ पे सरकारी स्कूल बने ही नहीं। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। और ये नेचुरली जब सरकारी स्कूल नीचे जाएगा तो प्राइवेट स्कूल प्रमोट होगा। जो राइट टू एजुकेशन में इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राइट टू एजुकेशन का मतलब क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये कि जो उसकी चेतना का लेवल है वो बहुत अच्छा सा एक्सप्लोर होना चाहिए। आज हम ये देखते हैं कि 8वीं क्लास के बच्चे हैं वो अपना हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाते,
अभी पीछे मैंने एक सरकारी स्कूल में, दिल्ली के सरकारी स्कूल में मैंने विजिट किया, उनकी लाइब्रेरी में गया। एक 7वीं का बच्चा एक किताब लेके बैठा हुआ था लाइब्रेरी के अंदर, और बड़ी अच्छी लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो मैंने उसको पूछा कि बेटे ये क्या पढ़ रहे हो, हिंदी की किताब है। मैंने कहा पढ़ के से हुआ, वो पढ़ ही नहीं पाया। फिर टीचर कहने लगे साहब उर्दू भी होती है यहाँ पे। मैंने कहा उर्दू पढ़ा के दिखा दो। तो 7वीं का बच्चा ना हिंदी पढ़ पाया ना उर्दू पढ़ पाया। और ऐसी चीज़ें हमने दिल्ली में ही नहीं, उड़ीसा में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, हरियाणा में भी देखा। मतलब पूरे हिंदुस्तान का नक्शा मैं आपको बताता हूँ कि 19-20 का फर्क है। अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टेटस है ना, वो सारे देश के अंदर एक जैसा है। और मेरे बच्चों की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए ना, आपको तो वक्त के साथ चलना पड़ेगा ना। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है कहने में कि मेरे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में 34 साल बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण चेहरे थे और उनमें से एक है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का, पूर्व एचआरडी मंत्री, एक कवि, एक विचारक और एक ऐसे नीति निर्माता जिन्होंने कोशिश की कि भारत की शिक्षा आने वाले 20-30 सालों की जरूरतों के अनुरूप बने। एनईपी के जरिए उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और बच्चों के समग्र विकास जैसे मुद्दों को नए सिरे से परिभाषित किया। आज हमारे साथ वो इस यात्रा के न सिर्फ सूत्रधार हैं बल्कि एक गवाह भी हैं कि नीति बनाना आसान है पर उसे जमीन पर उतारना कितना बड़ा काम होता है। जब लॉर्ड मैकाले इस देश में आया और उन्होंने पूरे देश में देखा कि इधर तमिल है, इधर तेलुगु है, इधर मलयालम है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, तो वो इतने बड़े देश की भव्यता को देख करके उनको लगा कि इस पर तो कैसे करके राज कर सकते हैं। या तो भाषा को ही सीखने में मुश्किल हो जाएगी, फिर उनको कैसे करके वो करेंगे। तो उनकी समझ में ये आया कि यदि इस पे राज करना है भारत पर, तो इसकी भाषा, इसकी संस्कृति और इसकी शिक्षा, इन 3 परिवर्तन करके इस देश पर हम राज कर सकते हैं। और डे 1 से उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया। हमारी भाषा बदल दी है। भाषा के साथ हमेशा विचार जाता है, उसकी सभ्यता जाती है, उसकी संस्कृति जाती है, उसका ज्ञान जाता है, उसका विज्ञान जाता है। उन्होंने हमारी भाषा बदल दी। तो स्वाभाविक की जिस भाषा को लाए वो हमारी तो थी नहीं, तो उसके साथ जो आया है वो सब अंग्रेजों का ही आया है। हमारी संस्कृति बदल दी, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों पर पूरा जो है आक्रमण किया गया। नालंदा, तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय तब तो दुनिया में कोई नहीं होते थे, हमारे होते थे। नालंदा को जला दिया गया जो ज्ञान का एक भंडार था, ताकि इस देश में जो चीज इनके धरोहर है उसको खत्म कर दिया जाए। और शिक्षा को उसी ढंग से अपने उस पर वो लाए। तो स्वाभाविक की है कि 150 सालों में उन्होंने देश के अंदर काले अंग्रेजों को पैदा किया। या मालिक नहीं, उनको केवल कलर का चाहिए थे, केवल कलर का चाहिए थे, बाकी वो मालिक थे। और स्वाभाविक की है कि जब उनका राज था तो उन्होंने यही करना था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद मुझे लगता है सबकी समझ में ये बात आनी चाहिए थी और सबसे पहला काम यही होना चाहिए था, शिक्षा में बदलाव होना चाहिए था। शिक्षा और संस्कारों की फिर जो है, संस्कार और शिक्षा दोनों जुड़े हुए हैं। संस्कार, यदि शिक्षा ठीक नहीं है तो संस्कार क्या है, संस्कार ठीक नहीं तो शिक्षा क्या है। और इन दोनों पर आघात पड़ा है, जबरदस्त तरीके से उसको छिन्न विछिन्न करने की कोशिश हुई है। तो मूलतः जो एनईपी 2020 है, यदि देखा जाए तो देश की आज़ादी के बाद नहीं, लॉर्ड मैकाले के आने के बाद का ये परिवर्तन है। और मुझे भरोसा है कि ये शिक्षा नीति भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर खड़ी होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, आचार, विचार, व्यवहार की उस पराकाष्ठा तक, तकनीकी से लेकर के शोध और अनुसंधान की दिशा तक ये निश्चित रूप में हर स्थान को स्पर्श करेगी। और फिर वो भारत का जो वैभव है, जो भारत ज्ञान का भंडार रहा है, वो ज्ञान का भंडार तो आज भी है, बस उसको नवाचार के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये एनईपी 2020 करेगी। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत स्वर्णिम भारत होगा। और इसीलिए जब हमने एनईपी को बनाया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श था। एनईपी 2020 केवल कुछ शिक्षाविदों के साथ बैठकर नहीं बनी है, ये छात्रों के साथ बात करके बनी, अभिभावकों के साथ बात करके बनी, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक इसका विमर्श हुआ। इसमें शिक्षाविद, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, हर क्षेत्र का विशेषज्ञ और उनसे परामर्श करने के बाद, विमर्श करने के बाद ये मंथन में ये अमृत है जो एनईपी 2020 है। इसलिए आपने देखा होगा जब एनईपी 2020 को हम
ने देश के प्रधानमंत्री ने जो 29 जुलाई 2020 को इसका कैबिनेट में ओके किया और देश के अंदर आए, तो कोई भी राज्य NEP 2020 का विरोध नहीं कर पाया था, क्योंकि हर राज्य के मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं बात की, हर राज्य के सांसदों से घंटों तक विमर्श हुआ, हर राज्य के विशेषज्ञों से बात हो रही है, वहाँ के जो IIT से लेकर NIT से लेकर विश्वविद्यालय प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सबसे विमर्श के बाद ये नीति बनी है और इसीलिए देश के अंदर सब लोगों ने एकजुट होकर के इसको स्वीकार किया। ये पहली नीति है कि इतनी बड़ी शिक्षा जैसी नीति और उस पर विरोध न हुआ हो। हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन का अफोर्डेबल ना होना इस समस्या की एक मूल जड़ है। इसे एक सिस्टम का ही फेलियर बोल सकते हैं, राइट? एक रिसर्च के हिसाब से देश भर में प्राइवेट स्कूल की एवरेज फीस 25,000 रुपए साल की है और बड़े शहरों में ये 1 लाख से भी ज्यादा है। हर 2 में से 1 बच्चा प्राइवेट स्कूल जा रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है कि गरीब परिवार अपनी आमदनी का 20 से 25% सिर्फ स्कूल फीस में खर्च कर दे रहा है। बुक्स, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ अलग से है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब एजुकेशन एक बेसिक जरूरत है तो ये एक लग्जरी कैसे बनती जा रही है? प्राइवेट स्कूल में अच्छी क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव फर्स्ट लेवल पे ये होता है अच्छा एम्बियंस स्कूल का, AC है तो और भी ज्यादा बढ़िया है, प्रेजेंटेबल टीचर्स हैं, रिसेप्शन अच्छा है, क्लासरूम अच्छे हैं। बट लेटर स्टेज में उनको समझ आता है कि इतना सारा तामझाम से ज्यादा बेहतर होता कि हमारे टीचर इतने क्वालिफाइड होते कि मेरे बच्चे को स्कूल में पढ़ने के बाद ट्यूशंस नहीं जाना पड़ता। जब पेरेंट्स ये वाला खाता लेके बैठते ना, तब उसका कैलकुलेशन शुरू होता है कि मैं 7,000 यहाँ दे रहा हूँ, ट्यूशन में अगेन 3,000 4,000 रुपीज दे रहा हूँ, क्वालिटी एजुकेशन मुझे मिल नहीं रही है। सब कुछ अगर हमने करना है तो स्कूल में मैं क्या कर रहा हूँ भेजकर। हमारे टाइम पे जो टीचर्स पढ़ते थे वो NCERT की किताबों से पढ़ाने के काबिल थे। उनको अलग से सपोर्टिंग गाइड या वो, हमें याद है, कभी भी वो क्लासरूम में नहीं लेकर आते थे। चाहे मैं 12th के भी एग्जाम्स की बात करूँ, बोर्ड की बात करूँ, सारा CBSE बेस्ड आता है, NCERT की किताबों से आता है, राइट? NCERT की किताबें कौन से क्लासेस में लगाई जाती है? छोड़ दीजिए NEP, छोड़ दीजिए बैकवर्ड पॉलिसी। स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल आपकी NCERT की किताबें लगाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब लगाते हैं। 9th-10th में आकर NCERT लगाते हैं प्लस प्राइवेट लगाते हैं। डिपेंडेंसी NCERT की किताबें में उनकी कम है। वो उनको लगता है कि प्राइवेट पब्लिशर की किताबें ज्यादा अच्छी है। उसका रीजन मैंने बता दिया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है उनको, क्योंकि लो कॉस्ट में लेबर चाहिए। लेबर मीन्स टीचर हमारी चाहिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे मैं JEE की बात कर लूं, चाहे मैं नीट की बात कर लूं, चाहे मैं CUET जो कुछ सालों से नया इंट्रोड्यूस हो गया फॉर कॉलेज एडमिशन, उसकी बात कर लूं, या किसी भी एग्जाम की, मैं हमारे देश में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स UPSC क्या बात करें, वो टॉप में है। वो सारा NCERT से आता है, सारा सिलेबस उसमें भी NCERT, वहां तो बल्कि क्लास 6 से सारा सिलेबस उठा के आ जाता है। तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सारा प्राइवेट में। तो क्वालिटी एजुकेशन पे इसलिए फर्क पड़ता है, आज के डेट में बुकिश नॉलेज हो चुकी है, बच्चों को चैप्टर की या सब्जेक्ट की नॉलेज उनको कम हो पा रही है तरीके से। अब आप अगर ये समझ पा रहे हैं कि देश में अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन क्राइसिस किस हद तक आपके आसपास मौजूद है, तो यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत भी है। और खास करके कई बार तब जब हम इंटेलेक्चुअल लोगों को या प्रबुद्ध लोगों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि देश में बेरोजगारी का क्राइसिस या फिर रोजगार की समस्या केवल इसलिए है क्योंकि हर युवा तो सिर्फ सरकारी नौकरी चाहता है, तो उन्हें ये जमीनी हकीकत जानना बहुत जरूरी है, जो हमें पता चली आदित्य रंजन जी से बात करके। गवर्नमेंट जॉब में ये है उनको कि हाँ भाई, किसी की बूट लिकिंग नहीं करनी, मेहनत करना है और ढंग की नौकरी लेंगे जहाँ पर कोई फायरिंग का काम नहीं होगा। एक जॉब सिक्योरिटी है मेरे पास में, फ्यूचर है, प्रमोशंस हैं, पावर है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ 4 साल माथा मारने के बाद में, सुबह शाम जो है ऐसी तैसी कराने के बाद में, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें करने के बाद बैठ दें तो क्या मिला? प्लेसमेंट के नाम पे 10-15 हज़ार की नौकरी। और यहाँ तो बिना कुछ किए भी आप अगर ढंग के कहीं पर नौकरी शुरू भी कर दो, एक वॉचमैन की भी सैलरी 15 हज़ार है, और सोचिए एक इंजीनियर की भी सैलरी 15 हज़ार है।
और फिर वहाँ पर आप ये कहे कि सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट में कहानी वैसी अच्छी नहीं है, और जिनकी अच्छी है उनको पूछो कितना समय लगा, कैसे वो करके वहाँ तक पहुँचे। आप गुड़गांव में चले जाओ, हालत देखो वहाँ पे नौकरी की, कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर वहाँ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म या बाकी सारी चीज़ें हैं तो टैलेंट खत्म है वहाँ। कम से कम गवर्नमेंट जॉब में ये तो नहीं आपने मेहनत करके उस पद को हासिल किया है, उसके बाद में आप काम करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बनती है, चीज़ें बनती हैं, समाज में एक ऑरा होता है। और इतने लोगों को मूव नहीं करें, मैं बिल्कुल मना करता हूँ। अगर पूरा भारत एक ही दिशा के ऊपर में चला गया, जहाँ पर फॉर्म भरने वाले 50 लाख हैं और नौकरियाँ सिर्फ 8,000 हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों का कुछ ना कुछ तो बेरोजगारी की तरफ ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन और ऑप्शंस भी कहाँ खोल रहे हैं। आप ये कह रहे हो ये मत करो, तो ये मत करो के लिए दूसरा चीज़ तो पकड़ाना पड़ेगा उसके हाथ में। ये नहीं खाना, इसका मतलब ये है कि तुमको ये खाना है। ये नहीं खाना का मतलब ये थोड़ी भूखा मर जाओ, कुछ तो दो उसको खाने के लिए। किसी दिशा में आप लेकर के तो जाओ। आप इतने सारे बीटेक करवाते हो, आप उसके बाद में यहाँ पर अभी आप देखो बीएड को ले एकदम बेतहाशा लोग बीएड कर रहे हैं, बट बीएड करने वालों का क्या हो रहा है? छोड़िए गवर्नमेंट जॉब को, बीएड करने वाले कहाँ जा रहे हैं? कितने लोगों को नौकरी मिल रही है? डिग्रियां हम सबके पास भर भर के हैं, नौकरियां किसी के पास नहीं, तो जाना तो पड़ेगा ना सरकार। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अफोर्डेबिलिटी बड़ा मुद्दा नहीं है। अफोर्डेबिलिटी आपके हिसाब से ऑन एवरेज जब कोई बच्चा अपना गांव छोड़ के बाहर निकलता है, दिल्ली जैसे शहर के लिए आता है या किसी दूसरे शहर को जाता है और तैयारी करने के लिए, तो कितने एक्सपेंसेस उसके कितने टाइम पीरियड के लिए अप्रॉक्स वो अपना आइडिया लेके चलता है कि उसको महीने का 7-8 हज़ार के हिसाब से आप कम से कम 1.5 साल का हिसाब किताब लगा लो, कितना आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार पेपर डिले हो जाता है, कई बार टाइम पर वैकेंसी नहीं आती है, कई बार आपकी तैयारी ऐसी होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं निकल पाता है। तो मिनिमम मैंने आपसे कहा कि 6-7 हज़ार रुपये तो आपके लगेंगे और मिनिमम समय 1.5 साल लगेगा। बाकी आपके टैलेंट, आपकी तैयारी और बाकी चीज़ों के ऊपर में है, तो आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। और सर इसमें तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप सोचिए कि 6-7 हज़ार रुपये महीने के लगते हैं, और जिस परिवार में सोचिए 3 बच्चे हैं उसके। मेरे केस में क्या था कि मेरे पापा की महीने की इनकम भी 10,000 रुपये नहीं थी और हम 3 भाई बहन थे। मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, हम तीनों बाहर पढ़ रहे हैं। अब वैसे केस में मेरे पापा के साथ में ये मजबूरी बन जाती थी कि किसी दो को पढ़ा सकते हैं, मुझे मेरे भाई को पढ़ा सकते हैं तो बहन को नहीं पढ़ा सकते। और इसी कारण मेरी बहन शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ी है, क्योंकि वो फीस तीनों का दे पाना इंग्लिश मीडियम का बड़ा मुश्किल था। तो फिर बाद में दिल्ली में जब उसको बुलाए तो पहले हमने ट्यूशन पढ़ाना पकड़ा कि हाँ हमें कहीं ट्यूशन मिल जाए, कुछ मिल जाए, और जो उससे पैसे आते थे फिर उसको हमने पीजी में रख करके तब उसकी हमने तैयारी करवाई। तो बहुत मुश्किल कॉल होता है ये अपने आप में भी कि अगर परिवार में 3-4 बच्चे हैं और पूरा फैमिली इनकम भी अगर 15,000 या 16,000 निकल करके आ रहा है, तो वो या तो उसमें अपना खर्चा चला सकते हैं, 1-2 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन सबकी पढ़ाई कर पाना असंभव है। कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं होती है, कोई ऐसा लोन भी नहीं मिलता है जिसके आधार पर आप जो है तैयारी कर करके अपने सपनों को पूरा कर पाओ। सबसे पहले अगर शुरू में बात करें ना, तो देखिए ये जो सारा का सारा स्टार्ट होता है ये 6ठी क्लास के बाद से ही हो जाता है। मान लीजिए कि 2 लोग हैं यहाँ पे, एक गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है और मतलब साधन का बहुत अभाव है, और दूसरा वहीं पर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई कर रहा है, सारे वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, स्टेज हैंडल करना सीख रहा है, पब्लिक स्पीकिंग वहाँ पर बात कर रहा है, तो वहाँ पर उसके अंदर में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने पीक पर होता है। अब जब ये दोनों के दोनों जब गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे होते हैं ना, तो पहला पूरी समय से मतलब क्या है कि सारी शिक्षा जो है वो सरकारी विद्यालय से हुई, ग्रेजुएशन भी ऐसा हुआ कि करस्पॉन्डेंस हुआ। तो जब यहाँ पर आकर के इसके सिलेबस को देखता है तो उसको इंग्लिश पढ़ना सही से नहीं आता है। लेकिन अगर दूसरे की अगर हम बात करें वहाँ पर, तो अच्छी एजुकेशन लेना, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग कर लिया तो ठीक है, या बाकी सेक्टर्स में चले गए तो ठीक है। अब जब वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने आता है तो वो एक हमेशा एज पर होता है, उसकी इंग्लिश पहले वाले से बेहतर होती है, उसका गणित पहले वाले से बेहतर होता है, ठीक है। तो उसको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती जितनी पहले वाले वर्ग के बच्चों को होता है। तो ये हमेशा एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट करके रखता है। तो दूसरे वाले बच्चे को ये पता होता है वहाँ पर कि चूंकि मैंने पीछे जो है बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, मेरे पास में वैसा साधन मुझे नहीं मिला, तो बाकियों के मुकाबले मेरी मेहनत ही मुझे जीत दिला सकती है, और उस तरीके से उनकी मेहनत और बढ़ती है। इंडिया एजुकेशन सिस्टम के 2 फेस हैं, एक वो जो प्राइवेट है और एक जो गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट वाले सीन में क्या है यहाँ पर कि उसमें भी बहुत लूट है, बहुत मारामारी है। हम ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे को प्राइवेट में वहाँ पे डाल दिया तो कुछ बन करके ही निकलेगा, ये भी बहुत एक गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी लूट है। डायरी के नाम पर इतना, टीचर्स डे के नाम पर इतना, इश्यूज के नाम पर इतना। आदमी अगर पढ़ाना भी चाहे ना तो सही तरीके से समझ लीजिए, जो खर्चा दे रहा है उस खर्चे का 10 से 20% सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, और बाकी सारी चीज़ें टेंट्रम में जा रही हैं। उसमें भी बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात वहाँ पर करें तो गवर्नमेंट में तो ऐसी कोई स्कीम्स है नहीं। मेरा भी दोस्त है बिहार में टीचर है,
और वो अपनी बताता है चीज़ें कि पहले तो हम जब भी जाते थे स्कूल में, कभी भी चले जाते तो कोई फ़र्क नहीं था, अब बायोमेट्रिक वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया। तो हम क्या किए, बगल में रूम ले लिए, सुबह जाते हैं बायोमेट्रिक लगाते हैं, क्लास मेरा कायदे से 6-7 घंटे का हमको पढ़ाना है, लेकिन 1-2 क्लास लेंगे, आकर के रूम पर अपना जो है तैयारी करेंगे, कुछ करेंगे, फिर शाम को जाकर बायोमेट्रिक लगाएंगे। अब इतनी ईमानदारी के साथ में अगर कोई काम करेगा और इतनी ईमानदारी से वो बच्चों को पढ़ाएगा, तो सोचिए बच्चा क्या पढ़ रहा होगा और वो क्या बनेगा वहाँ पे। तो इसके 2 रूप हैं, एक पैसा दे भी रहे हैं लेकिन सारी चीज़ें नहीं मिल रही, दूसरी सरकार जो है अगर शिक्षकों को दे रही है पैसा कि तुम ऐसा करो, तो प्रणाली सही नहीं है। तो शिक्षा बहुत सही डायरेक्शंस में नहीं है, धीरे धीरे मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो फिल्टर आउट होकर के आ पाते हैं, सही साधन मिल पाता है, सही किस्मत मिल पाती है, तब जा करके कुछ बड़ा कर पाते हैं। नहीं तो आज के समय बहुत कुछ करने के बाद में एट द एंड में ये लगता है डिग्री तो यार बहुत सारी ले ली, लेकिन नौकरी कहाँ करें, आगे कैसे बढ़ाएं। आरटीई के लागू होने के 15 साल बाद आज आरटीई का असर और उसका पर्पस इंडियन एजुकेशन का जो क्राइसिस है उसके पैटर्न में देखें तो साक्ष्य नजर नहीं आता। 2009 में आरटीई अधिनियम लागू होते समय देश में 5 बड़े वादे किए गए थे। इन वादों का मकसद था प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना, स्कूल में अच्छे शिक्षक होना व उन्हें प्रशिक्षित किया जाना, हर कक्षा में उचित विद्यार्थी शिक्षक अनुपात रखना, किसी बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल ना करना, यानी कि नो डिटेंशन नीति, और सभी स्कूलों में बुनियादी भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करना। 15 साल बाद कागजों पर काफी कुछ हासिल दिखता है, लेकिन जमीनी सच्चाई इन वादों से कोसों दूर है। लेकिन इस सब के पीछे का कारण क्या है? हमारे देश में कानून सिर्फ डॉक्यूमेंट की तरह ही क्यों रह जाता है? चलिए इसे भी समझते हैं, क्योंकि सिर्फ अधूरी बात करने से आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे। इन सारे इंटरव्यूज को देखने के बाद कुछ मेजर प्रॉब्लम्स, कुछ मेजर रीजंस हमें समझ में आते हैं, जिन्हें मैं आपको बाय एग्जांपल बता रहा हूं। पहला बहुत बड़ा रीजन है करप्शन। राइट टू एजुकेशन लागू करने के लिए सरकार ने स्कूलों को इमारत बनाने, टॉयलेट्स बनाने, लाइब्रेरी बनाने, बिजली जैसी सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए दिए थे, लेकिन कई जगह ये पैसे बीच में ही हड़प लिए गए। ओडिशा में 58 स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने 1 करोड़ से भी ज्यादा हड़प लिए। बिहार में हेडमास्टरों ने 12 करोड़ रुपए निकाल लिए, पर स्कूल में कोई काम नहीं हुआ। इस तरह के घोटालों की वजह से कई स्कूल आज भी बिना जरूरी सुविधाओं के चल रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन निकलकर सामने आता है, जिसे हम बोल सकते हैं फेक एनरोलमेंट, फर्जी नामांकन, या फिर आप बोल सकते हैं उसे घोस्ट स्टूडेंट। कई सरकारी स्कूल ज्यादा पैसे लेने के लिए फर्जी बच्चों का नामांकन दिखाते हैं। बिहार में 2023 में तकरीबन 5.5 लाख ऐसे नाम हटाए गए जो स्कूल ही नहीं आते थे। एक स्कूल ने सिर्फ 20 असली बच्चों के बदले 2000 फर्जी नाम दिखाकर 14 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हड़प ली थी। ये उत्तर प्रदेश का मामला है। ऐसे मामलों में असली जरूरतमंद बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और सरकारी योजनाएं गलत हाथों में चली जाती हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है शिक्षक की भारी कमी और गैर हाजिरी। राइट टू एजुकेशन कहता है कि हर स्कूल में पर्याप्त और प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, लेकिन देश भर में 3.5 लाख शिक्षक का पद खाली है। 2025 तक का डेटा बता रहा हूं आपको। 3.5 लाख शिक्षक का पद अभी भी हमारे देश में खाली है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही तकरीबन ये आंकड़ा 1,94,000 का है। सरकारी सर्वे के अनुसार रोजाना औसतन 12% शिक्षक स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? कई स्कूलों में एक ही शिक्षक को 4 क्लास पढ़ानी पड़ रही है। चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सोसाइटी के सिस्टम की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, सिस्टम का जो लूपहोल है, वो है चौथा टॉपिक स्कूल की कमजोर हालत, मतलब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर। आरटीई के मुताबिक हर स्कूल में टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, लाइब्रेरी सब जरूरी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 97% स्कूलों में टॉयलेट है। लेकिन सीएजी की जांच में बिहार के जिलों में सिर्फ 25% स्कूलों में लड़कियों के लिए यूजेबल टॉयलेट बन पाया है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सिर्फ 37.5% में साफ पानी मिला है, जबकि कागज पर 99% दिखाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 1500 से भी ज्यादा स्कूलों में आज भी पानी नहीं है, और ज्यादातर में लाइब्रेरी नहीं है। ऐसी हालत बच्चों की पढ़ाई और उपस्थिति पर सीधा असर डालती है। बच्चे का मन ही क्यों करेगा यार स्कूल आने का? 5वां और एक फाइनल आपको मैं इस पर रीजन जोड़ रहा हूं, बहुत बड़ा फॉल्ट है गवर्नेंस का, एक सर्विलांस का, ऑडिट्स का, निगरानी का और जवाबदेही का। कानून में लिखा है कि स्कूलों की देखरेख के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज बनाई जाएंगी, जिन्हें हम SMC बोल सकते हैं, जिसमें माता पिता भी शामिल होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में 85% स्कूलों ने SMC की एक भी मीटिंग नहीं करी। गुजरात में 5 साल में 1/3 से भी कम मीटिंग्स हुई। हरियाणा में 500 से ज्यादा अवैध स्कूल खुल रहे हैं,
लेकिन सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। कई राज्यों में जिन हेडमास्टरों ने पैसे हड़प लिए थे उन पर कोई सजा नहीं हुई। जब निगरानी नहीं होगी तो नियम तो टूटेगा ही। इन सारी जो मैंने आपको 5 वजह बताई हैं अभी, जिनको मैंने एक एक करके आपको कोट किया विद एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि कहाँ पे ये लूपहोल्स रहे। इन 5 वजह में भी एक वजह कॉमन है, विच इज करप्शन एंड गवर्नेंस। कितनी अजीब बात है ना कि इस एक डॉक्यूमेंट्री में हमने जितने भी इंटरव्यूज किए लोगों से, जितनी भी बातें करी, जितनी भी प्रॉब्लम समझी, जितने भी फैक्ट्स और डेटा मैंने आपको बताए, हम सबके लिए एकदम शॉकिंग नहीं है। लेकिन एक जागरूक समाज के लिए ये चीजें शॉकिंग होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम जानते हैं कि जिस सिस्टम से हम नफरत कर रहे हैं हम भी उसी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या। ये सारी बातें पुरानी हो गई। आज मैं भी बात करता हूं आपसे कि आज से 5 साल पहले यानी सन 2020 में गवर्नमेंट ने देश में NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की। क्योंकि हमारा टॉपिक है अफोर्डेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर में पॉलिसीज को लेके इतने बड़े बदलाव बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं और NEP जैसा बदलाव देश में 34 साल बाद देखा गया। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या दस्तावेजों का बदलाव हमारे करप्ट सिस्टम से लड़ने में हर बार फेल होता रहेगा और अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन अभी भी गरीबों का सपना रह जाएगी, या NEP भी बस RTE की तरह दस्तावेजों में जिंदा रह जाएगी? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप घंटों बर्बाद करेंगे तमन्ना भाटिया का ललन टॉप पर इंटरव्यू देखने के लिए, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने के लिए। अगर आप CAG की रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे, आप सवाल नहीं पूछेंगे, उन पत्रकारों की चिंता नहीं करेंगे, या सिर्फ उनके फैन बनेंगे जो हम सबके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझेंगे कि RTE एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी या उनका रोल कितना बड़ा है समाज के लिए, अगर आप नहीं जानेंगे उस जमीनी हकीकत को, तब फिर से जब दोबारा चुनाव आएगा तो आपके मुद्दे देश के लिए नहीं होंगे, आपके मुद्दे किसी व्यक्ति विशेष के लिए होंगे, आपके मुद्दे किसी पार्टी से जुड़े हुए होंगे। इसलिए अगर NEP को इम्प्लीमेंट करना है, अगर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए, तो खुद को एजुकेट करना सबसे पहला कदम होना चाहिए।